Dr. Wise, the channel for True Story Tower. जिन्नात की दुल्हन, चौथा और आखिरी हिस्सा। नेहा नंद को लिए अपने कमरे में आ गई। कुछ देर इससे करीब बैठी, तसल्ली देती रही, फिर इसे आराम का कहकर खुद बाहर निकल गई। हुमैरा ने चंद पल के लिए आंखें बंद कर ली। शायद अम्मी ठीक कहती हैं, शोर की वजह से तबीयत घबरा गई थी। वो मुतमईन हुई। चंद सानिये ही गुजरे कि इसे कदमों की चाप सुनाई दी। इसे लगा शायद नेहा दोबारा कमरे में आई है। वो हुनूज लेटी रही। कदमों की चाप आहिस्ता आहिस्ता इसे करीब होती बिला आखिर इसके बेड तक आ गई। अजीब वरगराहट के साथ इसे कंबल में कुछ हलचल सी महसूस हुई। चंद सातें बेहिसो हरकत पड़ी रही कि शायद मुलाजमा हो, किसी काम के सिलसिले में आई हो। वो जो कोई भी था आहिस्ता आहिस्ता अब कंबल खींचने लगा। हुमैरा ने एकदम घबरा कर पट से आंखें खोल दी। इसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। काले खुरदुरे हाथ इसकी जानिब बढ़ रहे थे, मगर वजूद नजर नहीं आ रहा था। इसने चाहा कि जोर लगाकर चीखे, मगर खौफ इस कदर तारी हुआ कि चीख घुट कर रह गई। कंबल के अंदर उठने वाली बसांद से इसके दिमाग के तार झुनझुना उठे। इसकी सांसें रुकने लगी। दोनों हाथ आगे बढ़े और इसकी नाजुक गर्दन दबोचने लगे। कोशिश बसियार के बावजूद इसे कुछ दिखाई न दे रहा था। खुली आंखों वो ये सब होते देख रही थी, मगर इतनी सकत ना रही कि हिल सके। इसने खुद को छुड़ाने के लिए बुतेरे हाथ पांव मारे। घबराहट में आयतुल कुर्सी का विर्द करने लगी। धड़कते दिल से अल्लाह से मदद मांगने लगी। अपनी कोताहियां वाज़े दिखाई देने लगी कि माँ के कहने पर कैसे नेहा पर जादू करवाती रही। शायद ये इसी की सजा है। ए अल्लाह, मुझे मुआफ कर दे, मुझे इस बला से निजात दे। वो गिड़गिड़ाई। मौत की आहट इसे करीब से करीब तर सुनाई दे रही थी। फिर जैसे माफूकुल फितरत मखलूक इससे झटके से पीछे हटी। जूं जूं वो पीछे हटती गई, इसकी जिस्म से उठने वाली नागवार सरांड भी हटने लगी। इतनी बदबूदार बसांद इसने पहले कभी नहीं सूंघी थी। फटी आंखों से वो इसे बाहर निकलता देख रही थी। 7 फीट से तजावुज करता वो जिस्म जो काले गंदे बालों से अटा पड़ा था, लंबे लंबे बाजू पे चौड़े हाथ, जिसके नाखून लंबे और नोकीले थे। अपनी लंबी तिरछी टांगों से वो खिड़की के रास्ते फंसकर बाहर निकला। जो ही वो वजूद निगाहों से ओझल हुआ, बेहिसो हरकत वजूद में एकदम जिंदगी की लहर दौड़ गई। शादी वाले घर में अब हुमैरा की चीखों ने इर्ताश पैदा कर दिया। नेहा, इबाद, बिल्किस बेगम के साथ घर में आए। मेहमान आगे पीछे भागते नेहा के कमरे में इकट्ठे हो गए, जहां हुमैरा फटी आंखों से खिड़की की जानिब देख रही थी। क्या हुआ? इबाद आगे बढ़ा और बहन के कांधे पर हाथ रखा। बिल्किस बेगम भी हवास बाफ्ता से आगे बढ़ी और हुमैरा का हाथ थामा, जो बर्फ की मानिंद ठंडा पड़ चुका था। अम्मी, वो हकलाई। खौफ से इसकी आंखें फट पड़ी थी। वो इधर, भूत, मैंने अपनी आंखों से देखा। इधर, इसने खिड़की की जानिब इशारा किया। सभी ने इसके इशारे पर खिड़की की जानिब देखा, जहां अब कुछ भी न था। कुछ नहीं है हुमैरा, कोई भूत वूत नहीं होता। थकावट की वजह से तुम्हारी आंख लग गई, शायद बुरा ख्वाब देखा है बेटी। बिल्किस बेगम ने इसे पुचकारा। अब इतने मेहमानों के सामने वो नहीं चाहती थी कि कोई बेटी को साइको समझ ले। ना नहीं अम्मी, मैंने खुद देखा है। वो मेरी गर्दन दबा रहा था। ये देखें। इसने दुपट्टा खींचकर पीछे किया, जहां मोटी मोटी उंगलियों के वाज़े निशान मौजूद थे, जिन्हें देखकर वहां खड़े सभी हैरान और परेशान हो गए। जबकि नेहा हैरत से देखने लगी। वैसे ही निशान इस लड़की की गर्दन पर भी थे, जो पीर शाह के पास आई थी। जब 1 हफ्ते बाद नेहा दोबारा आस्थाने पर गई, तो वो लड़की ठीक हालत में वहां थी, और तब ऐसे निशान इसकी गर्दन और बाजुओं पर थे। और अब यहाँ निशान हुमैरा की गर्दन पर। वो धड़कते दिल आगे बढ़ी और हुमैरा के बाजुओं से कपड़ा हटा दिया। जहां
वैसे ही निशान मौजूद थे। नेहा को करंट सा लगा, जबकि इबाद और बिल्किस बेगम के साथ वहां खड़े सभी अफराद खौफजदा हो गए। इसे किसी मौलवी को दिखाएं बीबी। वहीं किसी खातून ने हाका, नहीं, मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है, इस पर कोई आसेब वासेब नहीं। बिल्किस बेगम ने बुरा सा मुंह बनाए बेटी का दफा किया। बहन, साया बताकर नहीं आता, अगर अब ना दिखाया तो निकाह के साथ बन जाएगा और कोशिशें बिस्यार के बावजूद निकल नहीं पाएगा। ससुराली रिश्ते से कोई बोली, हाँ ये ठीक कह रही है। तीसरी ने हाँ में हाँ मिलाई। आप सब प्लीज कुछ देर के लिए बाहर जा सकती हैं। इबाद नाराजगी लिए चीखा, गर्मी व हबस की वजह से हुमेरा की तबीयत खराब हुई है और आप लोग न जाने कैसे तोहमात लेकर बैठ गई। उठो हुमेरा, इसने बहन का हाथ थामे खींचा और खिड़की की जानिब बढ़ा, जबकि बाकी लोग आहिस्ता आहिस्ता सरकने लगे। नेहा परेशानी में घिरी हुमेरा की सूरत तके जा रही थी। ये क्या कह रही हो? इबाद ने अचंभे से नेहा को देखा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, आजकल के डिजिटल जमाने में जिन भूत परीत को इतनी फुर्सत नहीं कि आबादियों का रुख करें। इसने मजाक उड़ाया। मैं सच कह रही हूँ इबाद, मैंने अपनी आंखों से इस लड़की को देखा है, मिली भी हूँ। अनम नाम था इसका, पीर शाह ने इसका भूत निकाल दिया था। वो तब ठीक थी, अब हुमेरा की हालत बिल्कुल वैसी ही लग रही है। अब ये ना जाने जिन है कि भूत में नहीं जानती, मगर हुमेरा के बदन से बिल्कुल वैसी ही बसांद आ रही है जैसी अनम के वजूद से आ रही थी। वो शोहर की हंसी को इग्नोर करते हुए पुरयकीन लहजे में बोली, अच्छा कर लिया यकीन। वो जरा मजाक बोला, अब अम्मी के सामने ऐसी बातें मत कर देना, आगे ही वो परेशान है, कहीं ज्यादा परेशान ना हो जाएं। और तुम बेफिक्र रहो, कल मेहंदी है, नहा लेगी तो बदबू अपने आप दूर हो जाएगी। कहते बेड पर नीम दराज हो गया। उफ, कल काम भी बहुत ज्यादा है और तुम कैसी बातें लेकर बैठ गई हो, अब तुम भी सो जाओ। कहते करवट बदल ली। कुछ ही देर में इसके खराटे कमरे में गूंज रहे थे, जबकि नेहा अंधेरे कमरे में आंखें पटपटाए कितनी देर सोने की कोशिश करती रही। आखिर सुबह सादिक के वक्त आंख लग गई। न जाने कब तक सोती रही कि घर में चीखों की बुलंद होती आवाज से घबराकर उठ बैठी। कितनी देर गूमगू कैफियत में समझने की कोशिश करती रही, मगर जब देखा कि चीखें अब ज्यादा बुलंद होने लगी हैं तो नंगे पांव बाहर भागी। सहन में एक मजमा लगा था, जबकि हुमेरा गठड़ी बनी दरमियान में पड़ी माहिए बे आब की मानिंद तड़प रही थी। इसकी दूधिया रंगत सिया माइल हो रही थी, जबकि आंखें ऊपर को चढ़ी हुई थी। इसके हलक से भेड़िए से मुशाबेहा आवाज गर गर करते माहौल को खौफनाक बना रही थी। मैंने कहा था ना, ये मेरी दुल्हन है। इसकी सफेद पुतलियों में हरकत हुई। इसके खुले मुंह से बदबू का भपका इतना बसान भरा था कि बिल्किस बेगम रोती पीछे हटी। हुमेरा मेरी बच्ची। बिल्किस बेगम के चेहरे पर हवाएं उड़ रही थी। शाम को निकाह था और बेटी की ऐसी हालत, इनके खुद के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। अरे कोई इसके बाप और भाई को तो देखे, किधर है? बिल्किस दीवानों की तरह चिल्लाई। कुछ ही पल में इबाद और इसके कजन बाहर से भागे आए। हुमेरा की बिगड़ी हालत देखते अब वो भी घबरा गए। अरे बहन, मैं कहना तो नहीं चाहती थी, मगर अब चुप रहना भी ठीक नहीं। साथ पड़ोसन यकदम बोली, जो इसे कल ऐसी हालत में देखकर बाहर निकल गई थी और अब भी बेहंगम शोर सुनकर इनके घर दाखिल होते तशवीश से बोली, यहाँ पहले भी इस हालत में फैजान अहमद की 2 जवान बेटियां फौत हुई थी। मेरी मानो तो इसे किसी पीर फकीर को दिखाओ, ये किसी डॉक्टर का काम नहीं है। इसके लहजे में छुपा खौफ किसी से पोशीदा न था, जिसे इबाद ने महसूस करते नेहा की जानिब देखा। एक पल में फैसला लेते इसने कजन को गाड़ी निकालने का कहा। नेहा आओ मेरे साथ। हुमेरा को गोद में उठाए वो बाहिर को लपका। नेहा इसका इशारा समझ गई। सर पर दुपट्टा लिए वो इसके पीछे भागी। पीर शाह का रास्ता वो बाखूबी जानती थी। पीर शाह ने जो इन्हें बताया वो फैजान अहमद के रूंगटे खड़े करने के लिए काफी था। इस घर को खरीदे इन्हें ज्यादा अरसा नहीं हुआ था।
ہندوؤں سکھوں کے بنے اس گھر کو انہوں نے بڑے چاؤ سے خریدا تھا۔ جب پیر شاہ کے توسط سے انہیں معلوم پڑا کہ یہاں رہنے والا ہندو کٹر برہمن تھا، کالی طاقتوں کا ماہر اور جادو کے فن کو بخوبی جانتا تھا، پاکستان بنتے ہی اسے بھی اپنے آباء و اجداد کے ساتھ یہ ملک چھوڑ کر دوسری جگہ ہجرت کرنا پڑی، تو غم و غصے کی حالت میں ملک کے بٹوارے اور نفرت کی نگاہ سے دیکھتے اپنے پرکھوں کی حویلی کو طاغوتی شہر میں جکڑ کر غیر مرئی طاقتوں کے سپرد کر دیا تاکہ کوئی اور اس حویلی میں داخل نہ ہو پائے۔ 10 سال یہ حویلی خالی پڑی رہی۔ حقیقت سے انجان دوسرے شہر سے آئے فیضان احمد کو جب سستے داموں ملی تو انہوں نے بغیر چھان پٹک کیے خرید لیا، مگر سچائی اس قدر بھیانک نکلی کہ وہ سوچ بھی نہ سکے۔ انم کے اوپر اس مخلوق کے اثرات نے انہیں حویلی چھوڑنے کو مجبور کر دیا، جسے بعد میں عباد کے والدین نے سستے داموں خرید لیا، مگر جلد ہی نتیجہ سامنے آ گیا۔ پیر شاہ کے کہنے پر جیسے انم کا نکاح مسجد میں کیا گیا تھا، اسی طرح حمیرہ کا نکاح بھی وہیں بخیر و عافیت انجام پایا اور وہیں سے رخصتی کر دی گئی۔ گھر کی تمام خواتین دہشت و خوف کے مارے حویلی جانے کے بجائے نیہا کے والدین کے گھر ٹھہر گئی، جبکہ مردوں نے پڑوسیوں کے ہاں رات گزاری۔ صبح سویرے بغیر وقت ضائع کیے عباد نے پڑوسیوں اور کزنز کے ساتھ مل کر حویلی کو خالی کر دیا، ایک لکڑی کی تختی پر حویلی کے دروازے پر چپسا کر دی، سکھوں کی یادگار حویلی فور سیل۔ پڑوسی اور عباد جب سارا سامان اٹھا چکے تو حویلی پر ایک الوداعی نگاہ ڈالتے جوں ہی باہر نکلے، تبھی حویلی کی اوپری منزل کی کھڑکی میں کھڑا کھردرے گندے بالوں سے اٹا وہ بسان سے بھرا وجود اپنی سفید پتلیوں کو گھمائے اپنی کامیابی پر جھوم اٹھا۔ ختم شد۔